हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं कि जो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी अभी ये समझौता हुआ है RCEP। ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज में था क्योंकि इसमें भारत शामिल नहीं हुआ। टोटल 15 देश शामिल हुए हैं, भारत शामिल नहीं हुआ। तो कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने गलती की है, जैसे कि चाइना के अखबार ने भी लिखा कि भारत ने अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मार ली। ठीक है, वहीं कुछ विशेषज्ञों ने इसके बारे में कहा कि नहीं, भारत का अच्छा डिसीजन है, भारत अभी कुछ समय तक इससे बाहर रहे, बाद में अपने जो सुधार कर ले, जो समस्या है भारत की, उसके बाद शामिल हो जाए। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि RCEP में भारत का शामिल होना उचित था या अभी कुछ समय के लिए इससे बाहर रहना उचित है। ठीक है, जो है सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये है क्या। तो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी RCEP क्या है। तो यदि मल्टीपल चॉइस में या आपको लिखने में आ जाए तो कुल मिला के टोटल देश इसमें 15 हैं, जिसमें 10 एशियान देश हैं और 5 अन्य देश हैं। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि टोटल कितने देश हैं। तो 10 टोटल इसमें है 15, जिसमें 10 एशियान देश हो जाएंगे और 5 उनके अन्य मुक्त व्यापार साझेदार देश। अब एक शब्द जो आया है यहाँ पे, मुक्त व्यापार साझेदार देश, ये क्या होता है? ये मैं आपको शब्द समझाने वाला हूँ कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में आ सकता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को समझाइए। तो टोटल आसियान कंट्री कितनी है? 10, और इसके अलावा 5 कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया। और यदि भारत शामिल होता तो टोटल 16 हो जाती। तो अभी टोटल याद रखना है आपको 15 आसियान प्लस 5 अन्य, जो इन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किए हुए हैं। तो अब एक शब्द आया कि यहाँ पे FTA का मतलब क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, तो मैं अगली स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ। अभी के लिए याद रखना है टोटल कंट्री 15, और इसमें जो हस्ताक्षर हुए हैं 15 नवंबर 2020 में हस्ताक्षर हुए हैं, और भारत ने इसमें हस्ताक्षर नहीं किए। तो अभी के लिए इतना याद आपको रखना है। अब टोटल कंट्री कितनी हुई? 15। तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया RCEP? क्योंकि इन 15 देशों की यदि आप कुल वैश्विक GDP देख लें तो दुनिया की लगभग 1/3 GDP इन्हीं के पास है, यानी 30% जो GDP है वो इन 15 देशों के पास है। अब यदि उसको अपन पैसों में आकलन किए तो 26 ट्रिलियन से अधिक जो GDP है इन 15 देशों के साथ है या पास है। और यदि भारत भी शामिल हो जाता तो इसका और भी GDP की वैल्यू बढ़ जाती। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत को इसमें शामिल होना चाहिए था, क्योंकि भारत की भी इस समय कोरोना की वजह से या अन्य भी सुधारों की वजह से भारत की भी आर्थिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है। वैश्विक स्तर में भी समस्या है, लेकिन भारत में भी। तो कुछ लोगों का मानना था कि भारत को इसमें शामिल हो जाना चाहिए था, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि भारत शामिल क्यों नहीं हुआ। ओके, तो यदि RCEP की अवधारणा की बात करें तो अचानक नहीं हुआ कि 20 नवंबर को साइन हो गया, ये पहले से चला आ रहा था। जो आसियान सम्मेलन होते थे उनमें, तो जो आसियान सम्मेलन 2011 में था, शिखर सम्मेलन आसियान का, उसमें इसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। तब से इसमें वार्ता चली आ रही थी, वार्ता होती थी, भारत भी उन वार्ताओं में शामिल होता था। ठीक है, यानी 11वें आसियान सम्मेलन से इसके बारे में चर्चा शुरू हुई और अभी जाके 2020 में क्या हुआ? साइन हो पाया है। और भारत उन वार्ताओं में शामिल होता था, भारत अपने मुद्दे उठाता था कि भारत कहता था कि नहीं, इस तरह के इसमें सुधार होंगे तो हम शामिल होंगे, और वो सुधार नहीं हुए तो भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। तो हम उन सुधारों, उन मांगों की बात करेंगे जो भारत रख रहा था RCEP के सामने, कि किस तरह से भारत के हित को इसमें ध्यान दिया जाए, लेकिन नहीं दिया गया तो भारत शामिल नहीं हुआ। ओके, तो अब पहले देख लेते हैं कि इसमें देश कौन कौन से शामिल हैं, फिर इसमें हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो इसके देश देख लो आप, कौन कौन से इसमें देश हैं। तो 10 आसियान और 5 जो इनकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली कंट्री है। तो टोटल नाम देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी कंट्री शामिल है, मल्टीपल चॉइस में कौन सी शामिल नहीं है। ओके, तो देखिए, जो आसियान में आ जाएगा, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये कितने हो गया? यहाँ से हो गया आपको 5। यहाँ से आ जाइए, ब्रुनेई, फिलीपींस, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। ओके, इसके बाद अपन ने देखा था ऊपर
चाइना भी शामिल है इसमें, सॉरी चाइना शामिल है। और चाइना के बाद यदि हम बात करें तो जापान, ठीक है, जापान, चाइना और साउथ कोरिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। टोटल कंट्री जो इसकी है यही है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है और ऑस्ट्रेलिया के बगल में न्यूजीलैंड है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, 5 ये हो गए और टोटल 10 हो गए आसियान की कंट्री। तो कुल मिला के 15 कंट्री इसमें शामिल हैं। ये आपको नक्शा याद रखना है, यदि मेंस में लिखने को आता है तो छोटा सा मैप बना देना, भले इनके नाम नहीं आप लिख पाओगे लेकिन आपको ये मैप बनाना चाहिए, तो ये क्लियर हो जाएगा कि किस मतलब विश्व के किस साइड वाली कंट्री इसमें शामिल हुई, तो आप हल्का सा मैप बना देंगे। ओके, अब जो हमें देखना है, जो हमने कहा कि टोटल 10 देश हैं, जिसमें टोटल 15 देश हैं, जिसमें 10 एशियान और 5 अन्य। कौन से देश? जो मुक्त व्यापार समझौता किए हैं। तो अब शब्द आता है कि मुक्त व्यापार समझौता होता क्या है, तो बिल्कुल नाम से क्लियर है। और यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि मुक्त व्यापार समझौता है क्या। देखिए, यदि बहुत आसान भाषा में आप समझना चाहते हो तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी इस तरह का व्यापार गतिविधियां विभिन्न देशों के बीच जारी हों कि एक दूसरे के यहाँ जो भी उनने प्रतिबंध लगा रखे हैं, आयात निर्यात कम करने के लिए जो भी सीमा शुल्क लगा देते हैं या विभिन्न प्रकार के ऐसे कानून बना दिए जाते हैं कि किसी देश से आयात कम हो, सब्सिडी जो दे दी जाती है कि किसी देश में आयात ज़्यादा हो, या अन्य कोटा पद्धति, जो अलग अलग तरह के उपाय किए जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे भारत चाहता है कि मैं चीन से कोई सामान है, मान लीजिए आप देख लीजिए प्लास्टिक का सामान है, भारत चाहता है कि मैं चीन से प्लास्टिक का या स्टील, चीन की स्टील जो है पूरी दुनिया में फेमस है और वो बहुत सस्ता है, तो पूरी देश वहाँ से मंगवाते हैं। तो यदि भारत चाहे कि मैं चीन का स्टील ना मंगवाऊँ अपने देश में, तो भारत क्या करे, एक लिमिट के बाद यहाँ पे सीमा शुल्क लगा दे। जब सीमा शुल्क ज़्यादा लगाएगा तो चीन का स्टील क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो जब महंगा हो जाएगा तो फिर भारत आयात नहीं करेगा चीन का स्टील, और जब भारत चीन का स्टील आयात नहीं करेगा तो उससे फायदा किसको होगा? उससे फायदा होगा जो भारत के घरेलू चीन उद्योग हैं, जो घरेलू उत्पादक हैं स्टील के, उनको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि यदि चीन का सस्ता स्टील भारत में आ जाएगा तो भारतीय जो उत्पादक है उनका स्टील कौन खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो धीरे धीरे वो कमजोर हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और यहाँ के रोजगार भी छिन जाएंगे, गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं मिलेगा, ठीक है। उपभोक्ताओं को जरूर सस्ता स्टील मिलेगा, लेकिन भारत की तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी ना, भारत पूरी तरह चीन में डिपेंड हो जाएंगे। या और भी कोई एग्जांपल ले लो जो अन्य देशों से भारत सामान मंगवाता हो। तो इससे बचने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाते हैं सभी देशों। जैसे भारत ने मान लीजिए चीन के स्टील उत्पाद जो भारत में आ रहे थे उनमें सीमा शुल्क बढ़ा के महंगा कर दिया, ताकि वो भारत में कम कीमत में ना बिके, जिससे भारतीय स्टील उत्पादकों को नुकसान हो। तो लेकिन जब मुक्त व्यापार संधि हो जाती है तो उसमें क्या होता है, इस तरह के जो अवरोध होते हैं, सीमा शुल्क या विभिन्न कानून, सब्सिडी जो आयात निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं, इन अवरोधों को खत्म किया जाता है और इस तरह से व्यापार किया जाता है विभिन्न देशों के बीच, जैसे वो एक ही देश के राज्य हो। जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यानी एमपी, यूपी, दिल्ली, एक दूसरे के यहाँ व्यापार जो होता है, आप कोई दिक्कत नहीं है, निर्बाध बिना बाधा के व्यापार होता है। इसी तरह यदि मुक्त व्यापार समझौता हो जाएगा तो विभिन्न देशों के बीच इस तरह से व्यापार होगा जैसे वो एक राज्य की ही देश ही व्यापार कर रहे हो। यानी जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो चाइना जितना चाहेगा स्टील अपने भारत में डंप कर देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भारत इसमें सीमा शुल्क नहीं लगा पाएगा, कोई अन्य तरह के जो अवरोध हैं वो उनको नहीं लगा पाएगा, तो चीन लगातार अपना स्टील भारत में डंप करेगा, इससे नुकसान हो जाएगा भारत की स्टील उत्पादकों को। और भारत की स्टील इंडस्ट्री वैसे भी पहले से कंपटीशन कम कर पा रही थी, फिर पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो इन तरीकों से भारत को समस्या थी कि यदि हम ऐसे देशों के साथ मुक्त व्यापार कर लेंगे जो पहले से हम जिनके साथ व्यापार घाटे में है, भारत का जो व्यापार घाटा है आसियान देशों के साथ मैक्सिमम के साथ है, खासकर चीन के साथ तो बहुत ज़्यादा व्यापार घाटा है। और जब मुक्त व्यापार कर लेंगे, कोई अवरोध नहीं रहेगा, तो ये व्यापार घाटा और बढ़ जाएगा। तो भारत की इस तरह की समस्याएं थी। तो आपने मुक्त व्यापार समझ लिया होगा कि व्यापार को सरल बनाने के लिए जो भी प्रावधान किए जाते हैं, जो भी अवरोध हटाए जाते हैं, ताकि विभिन्न, जैसे एक देश के अंदर विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार होता है, उसी तरह का व्यापार
विभिन्न देशों के बीच होने लगे तो मुक्त व्यापार होता है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको दिक्कत नहीं जाएगी यदि ये शब्द बार बार यूज होता है मुक्त व्यापार, अब आप यहाँ से समझ लेंगे कुछ उसको। ठीक है, इसके बाद इसमें और क्या होता है, उत्पादन लागत सस्ती हो जाती है, मुक्त व्यापार होगा, चीज़ें बहुत सस्ती मिलेंगी। ठीक है, उत्पादन भी करना है उस देश को तो बहुत सस्ती दूसरे देश से मंगवा लेगा, उत्पादन सस्ता होगा, व्यापार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, तो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मुक्त व्यापार से ज़्यादा फायदा किसे होगा, जो देश निर्यात करेगा उसको और ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए भारत का निर्यात कम है, भारत ज़्यादा से ज़्यादा आयात करता है और मुक्त व्यापार समझौता इतने बड़े देशों से कर लेगा। ठीक है, जहाँ की इंडस्ट्री, जहाँ के डेयरी उद्योग सब कुछ भारत से बेहतर है, तो भारत का जब भारत से वो बेहतर है और सस्ता है तो भारत का तो निर्यात हो नहीं पाएगा, भारत के यहाँ आयात बढ़ जाएगा। जब भारत के यहाँ आयात बढ़ जाएगा तो भारत को क्या फ़ायदा होगा, भारत के यहाँ तो और बेरोजगारी बढ़ेगी, भारत की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। जो डेयरी उद्योग है, जैसे भारत मैन्युफैक्चरिंग का तो हब बना नहीं अभी, लेकिन यहाँ क्या होता है, जैसे एग्रीकल्चर उत्पाद होते हैं या दुग्ध उत्पाद होते हैं, भारत इनको क्या करता है, निर्यात करता है। लेकिन जब मुक्त व्यापार का एग्रीमेंट होगा तो जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया है, इनके यहाँ की डेयरी उद्योग बहुत विकसित अवस्था में है और मुक्त व्यापार की वजह से भारत क्या होगा, सीमा शुल्क कम कर लेगा। तो जो न्यूजीलैंड और जो ऑस्ट्रेलिया के दूध के उत्पाद हैं बहुत सस्ते और बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ऐसे किसान नहीं होते कि उनके पास एक एक दो दो जानवर हैं, उन्हीं का पशुपालन भी कर रहे हैं, वही खेती, ऐसा नहीं। वहाँ एक तरह से औद्योगिक रूप ले रखा है, दूध की फैक्ट्रियाँ, डेयरी, ये सब क्या औद्योगिक रूप लिए। भारत में क्या अभी भी ट्रेडिशनल लेवल पे, पारिवारिक लेवल पे चीज़ें होती है, तो भारत compete नहीं कर पाएगा उनसे। और मुक्त व्यापार कर लेगा तो उनके जो इस तरह के एग्रीकल्चर या दुग्ध उत्पाद हैं भारत में भर जाएंगे, वो सस्ते रहेंगे। तो अपने यहाँ का जो उपभोक्ता होगा वो क्या चाहेगा, उसको तो सस्ता उत्पाद चाहिए, तो वो जो भारत के उत्पाद है वो भारत के लोग ही नहीं खरीद पाएंगे फिर, क्योंकि वो महंगे लगेंगे और वहाँ से जो आ रहे हैं सस्ते हैं, अच्छे हैं। तो जो भारत के जो छोटा सा जो कुछ भी पोर्शन भारत निर्यात करता है एग्रीकल्चर या डेयरी उद्योग या पशुपालन से संबंधित जो उत्पाद होते हैं वो भी भारत के बंद हो जाएंगे निर्यात होना, तो इससे भारत को और नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं भारत मुक्त व्यापार संधि में इस तरह से नहीं उलझना चाहता RCEP के माध्यम से कि भारत को ही नुकसान होने लगे, इसलिए भारत इसमें हस्ताक्षर करने से कतरा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे क्या है। समझौते से अलग होने के भारत के कारण क्या है। अब देखिए यही है भारत के कि भारत का व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा है। किसके साथ? जो मैंने कहा 10 आसियान देश हैं और जो एशिया के अन्य जो 5 देश हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे दक्षिण कोरिया हो, चाहे जापान। ठीक है, अब इनके पास इतना अधिक मटेरियल है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कर सकते हैं। भारत के पास अभी इतना कुछ नहीं है, ना अच्छी क्वालिटी का है कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कर पाए। तो भारत इस समझौते के हस्ताक्षर करने के बाद भारत निर्यात तो कम कर पाएगा, आयात बहुत ज़्यादा भारत का बढ़ जाएगा। तो व्यापार घाटा क्या होता है, यदि हम आयात यानी हम मंगवाते ज़्यादा हैं अपने देश से बेचते कम हैं, तो इसको कहते हैं व्यापार घाटा। यानी हम बेच केवल 10 रुपए की चीज़ रहे हैं, मंगवा 100 रुपए की चीज़ रहे हैं, तो हम 90 रुपए तो हमारे ज़्यादा जा रहे हैं ना बाहर, तो इसे कहते हैं व्यापार घाटा। यानी बाहर से आयात ज़्यादा कर लेना और दूसरे देशों में निर्यात कम करना, इससे होता है व्यापार। तो भारत लगातार व्यापार घाटे में चल रहा है और मुक्त व्यापार समझौता कर लेगा तो भारत में और ज़्यादा सामान आ जाएगा, सभी देशों से आ जाएगा और मैक्सिमम। और भारत का यदि कोई सामान बाहर निर्यात भी हो रहा है तो वो भी नहीं हो पाएगा। फिर वित्तीय वर्ष यदि हम 2018-19 की बात करें तो RCEP के जो 11 देश हैं उनके साथ भारत व्यापार घाटे में रहा है और फिर इसमें हस्ताक्षर कर लेगा तो और ज़्यादा हालत खराब हो जाएगी भारत की। ठीक है, तो पहला कारण है, कोई आपसे पूछे कि भारत RCEP में शामिल क्यों नहीं हुआ, तो आप बताओगे कि भारत का व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा है और यदि भारत को डर है कि शामिल हो जाएंगे तो ये कहीं और ना बढ़ जाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, व्यापार घाटे की वजह से भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। अगला है स्थानीय उत्पादों के हितों की रक्षा। इसका मतलब क्या है, भारत के जो स्थानीय उत्पादक हैं, चाहे वो स्टील उत्पादक हो, चाहे वो डेयरी उद्योग से संबंधित लोग हों, जो भी स्थानीय उत्पादक है भारत के, वो अभी इस लेवल में नहीं है कि वैश्विक स्तर में कंपटीशन कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ का सामान भी थोड़ा महंगा होता है और क्वालिटी इनकी कंपेयर में यदि उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होगी तो भी नहीं इनको कोई खरीदेगा। तो स्थानीय और छोटे उत्पादकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इसका उदाहरण सबसे अच्छा यही है डेयरी उद्योग। अपने यहाँ क्या होता है, हर किसान 2-2, 4-4
पशुओं को पालता है और उनको दूध जो मिला वो खुद उपयोग करता है, जो बचा वो डेयरियों में देता है। फिर डेयरी उद्योग ऐसा कलेक्शन करके दुग्ध उत्पाद बनाते हैं। लेकिन यदि मैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करूं, वहां एक डेयरी उद्योग में हजारों पशु होते हैं। वो औद्योगिक कारखाने की तरह काम करते हैं। जैसे औद्योगिक कारखाने वस्तुओं का निर्माण करते हैं, ऐसे ही वो दुग्ध उत्पादों का निर्माण करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है कि एक किसान ने दूध बेचा फिर डेयरी ने कलेक्ट किया। वहाँ की डेयरी उद्योग इतने ज़्यादा विकसित हैं और वो इतना सस्ता हो जाएगा मुक्त व्यापार समझौते से कि वो उल्टे भारत में ही निर्यात करने लगेंगे। तो इससे भारत का नुकसान होगा। तो स्थानीय उत्पादों को हितों की रक्षा के वजह से भारत ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किए। ये आपको ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इससे टैरिफ या सीमा शुल्क बहुत कम हो जाएगा। तो ये सारी वस्तुएं जब सस्ती हो जाएंगी तो भारत को इससे नुकसान होगा। तो इसलिए भारत इसमें साइन नहीं करना चाहता। आयात शुल्क में कटौती होने से भारत के कृषि, डेयरी और अन्य सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग हैं, जो MSME जिनको बोलते हैं, वो संवेदनशील क्षेत्र हैं, उनको सबको क्षति होगी। ठीक है। अब जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान देख लो, चाइना ने पूरी दुनिया को अपने उत्पादों से पाट दिया है, भारत में भी। अब यदि मुक्त व्यापार हो जाएगा तो भारत की हालत और कैसी होगी, पहले से भी। अब यदि मुक्त व्यापार नहीं है तो भारत आत्मनिर्भर जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, आत्मनिर्भर प्रोग्राम का भारत उपयोग करेगा और कुछ ना कुछ अपने यहाँ भी बनाने की कोशिश करेगा आत्मनिर्भर के भारत अभियान जो है इसके माध्यम से। तो अब आत्मनिर्भर अभियान के माध्यम से यदि भारत कुछ उत्पादन शुरू करता है, उनकी क्वालिटी अच्छी रहती है, सस्ती रहती है, तो जब भारत कुछ स्थिति अच्छी कर लेगा तो इसमें शामिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत के पास भी मटेरियल होना चाहिए ना निर्यात करने के लिए। भारत के पास अभी कुछ निर्यात करने के लिए अच्छी खास चीज़ें है नहीं है, और इसमें समझौता कर ले तो भारत में आयात ही आयात बढ़ेगा, तो भारत को क्या फ़ायदा इसमें शामिल। इसीलिए भारत ने अभी इसमें हस्ताक्षर नहीं किए। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। तो पहला आपको क्या बताया था मैंने, पहला आपको यही याद रखना है कि व्यापार घाटा अधिक होना, स्थानीय उत्पादकों के हितों की रक्षा करना ताकि उनको नुकसान ना हो, उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो प्रभावित ना हो, वो बंद ना हो जाए, ठप ना हो जाए, बेरोजगारी और बढ़ जाएगी यदि वो सब बंद हो जाएंगे। ठीक है। तो डेयरी, अन्य सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, कृषि, इन सबको बचाए रखने के लिए, संरक्षित करने के उद्देश्य से भारत ऐसा करना चाहता है। अब एक चीज़ और है, रूल्स ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब क्या है? भारत इसके पक्ष में था कि यदि आप इसको लागू कर दोगे, रूल्स ऑफ ओरिजिन को और ऑटो ट्रिगर तंत्र को, तो हम शामिल हो जाएंगे इसमें। लेकिन इन दो को लागू नहीं किया गया। अब आप इसको समझिए, इसका मतलब क्या है। पहले तो आप देखिए, रूल्स ऑफ ओरिजिन किसी उत्पाद की राष्ट्रीय स्रोत के निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड है। मान लीजिए रूल्स ऑफ ओरिजिन है, यानी उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो कहाँ पे बना है। मान लीजिए भारत एक उत्पाद मंगवा रहा है, जैसे मैं कहता हूँ कि भारत ने कुछ भी सामान आप इमेजिन कर लीजिए, भारत ने एक मोबाइल ऑर्डर किया, भारत को मोबाइल चाहिए, भारत कहता है कि हमें किस देश से मोबाइल चाहिए, बोल दिया साउथ कोरिया से चाहिए। लेकिन अब साउथ कोरिया क्या करेगा कि उसमें बताएगा कि ये कहाँ का है, साउथ कोरिया का है, तो भारत उससे लेगा। और एक होता है ऑटो ट्रिगर तंत्र। इसका मतलब ये होता है कि आयात में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि को रोकने के लिए व्यवस्था। कहने का मतलब इसका यह है, मान लीजिए भारत ने कहा कि चलो हम मुक्त व्यापार समझौते के तहत इसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई देश किसी देश में डंप करना शुरू कर दे और अनलिमिटेड बिल्कुल सामान भेजता ही रहे। ठीक है। आप इसकी कुछ लिमिट करो ना, कि हमें 10,000 से ज़्यादा नहीं लेंगे। जैसे भारत को स्टील प्लांट, भारत के थोड़ा सा कमज़ोर है, संरक्षित करना है, तो भारत क्या करेगा कि चीन का जो स्टील है वो 10,000 टन से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। यदि 10,000 टन से ज़्यादा आता है तो हम इसमें क्या करेंगे, फिर सीमा शुल्क लगाना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि भारत में किसी भी सामान की बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हो जाएगी। भारत नहीं चाहता तो उसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें सीमा शुल्क लगा के उसकी आयात को वृद्धि कर देगा, तो वो फिर नहीं आएगा। तो यदि भारत ने कहा ऑटो ट्रिगर तंत्र कर दो, यदि हम किसी चीज़ में लिमिट लगा दें कि हमारे यहाँ ये केवल 50 चीज़ें आनी चाहिए, 50 चीज़ों से ज़्यादा कोई देश आयात करेगा तो हम इसमें सीमा शुल्क बढ़ा देंगे। तो आप ऑटो ट्रिगर तंत्र स्थापित व्यवस्था कर दो, तो आयात में होने वाली जो बेहताशा वृद्धि है उसमें हम रोक लगा पाएंगे। तो चीन इसमें क्या हो गया, सहमत हो गया। ठीक है, हम ऑटो ट्रिगर तंत्र लागू कर देंगे ताकि आपको लगे कि अब किसी देश से बहुत ज़्यादा सामान आ रहा है, तो आप उसमें क्या करो,
सीमा शुल्क बढ़ा के पाबंदी करके उसमें थोड़ा सा उसके आयात को क्या कर दो, महंगा कर दो, तो वो बंद हो जाएगा। लेकिन रूल्स ऑफ ओरिजिन के लिए वो सहमत नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए चीन है, उसको लगा कि भारत ने कोई सामान केवल 50 मांगा है, हम 50 सामान वहाँ भेज देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हम रूल्स ऑफ ओरिजिन को लागू नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट 50 सामान के बाद हम भारत में डायरेक्ट न भेज के पहले हम भेज देंगे इंडोनेशिया, मलेशिया या किसी और देश के थ्रू भेज देंगे, उसके बाद वो भारत चला जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए भारत रूल्स ऑफ ओरिजिन की मांग कर रहा था। यदि रूल्स ऑफ ओरिजिन लागू हो जाएगा तो कोई देश ऐसा भी नहीं कर पाएगा कि दूसरे देश के माध्यम से किसी देश में सामान भेजे। मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि चीन से हमें कोई केवल 50 सामान की हमने लिमिट लगाई है, चीन ने हमारे यहाँ डायरेक्ट 50 सामान भेज दिए। अब चीन क्या दिमाग लगाएगा कि चलो मैं डायरेक्ट नहीं भेज रहा, मैं पहले कोई सामान इंडोनेशिया भेज दे रहा हूँ, उसके बाद वो फिर भारत में चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, 50 की लिमिट भी नहीं वो होगी जो बाध्यता है कि डायरेक्ट। तो भारत ने कहा कि नहीं, रूल्स ऑफ ओरिजिन लागू करो, हम ये देखेंगे कि ये सामान कहाँ का है ओरिजिनल, इसका जन्म या एक कहाँ पे बना है ये प्रोडक्ट। यदि चीन में बनाया गया है तो वो किसी भी रूट से हमारे देश में ना आए, ना इंडोनेशिया के माध्यम से हमारे देश में आए, ना म्यांमार के माध्यम से हमारे देश में आए, या अन्य किसी दूसरे देश के माध्यम से भी हमारे देश में वो 50 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो इसमें चाइना जैसे देश इसको मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मुक्त व्यापार के माध्यम से हमें एकदम डंपिंग शुरू कर देनी है, दूसरे देश में पाठ देना है अपना सामान। तो हम रूल्स ऑफ ओरिजिन नहीं मानेंगे, ऑटो ट्रिगर तंत्र को हम जरूर मान लेंगे। तो भारत ने कहा यदि इनको नहीं मानोगे तो हम अभी इसमें शामिल नहीं हो सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत 15 सदस्य जिनने हस्ताक्षर किए उसमें भारत नहीं है। भारत शामिल है लेकिन पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है भारत को। और पर्यवेक्षक का मतलब होता है भारत इसकी मीटिंग में अपना वोट नहीं दे सकता, कोई प्रस्ताव नहीं रख सकता, सिर्फ मीटिंग में हिस्सेदारी ले सकता है। जब तक इसका सदस्य नहीं बनेगा भारत इसमें कोई भी प्रस्ताव नहीं दे सकेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन, ऑटो ट्रिगर तंत्र, इन सबको लागू न करने की वजह से भारत ने अपने आप को बाहर कर लिया है। ओके, ऑटो ट्रिगर का मात्रा मतलब सिर्फ इतना है कि एक लिमिट बना दो कि इस लिमिट से ज़्यादा नहीं आएगा सामान। और रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब ये है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये सामान किस देश में बना है, ताकि किसी दूसरे देश के माध्यम से भी हमारे देश में नहीं आना चाहिए। बस भारत द्वारा टैरिफ कटौती के लिए 2013 की बजाय 2019 को आधार वर्ष के रूप में स्वीकार किया गया। एक चीज़ और भारत के साथ समस्या थी, जैसे इन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता लागू कर रहे हैं, जो टैरिफ होते हैं जिससे आयात बढ़ जाता है, टैरिफ को कम करो। तो भारत ने कहा कि टैरिफ को हम स्थिर रखेंगे, लेकिन हम 2013 को आधार वर्ष नहीं मानेंगे टैरिफ के लिए, हम टैरिफ के लिए आधार वर्ष मानेंगे 2019। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत ने 2013 के बाद से काफ़ी टैरिफ बढ़ाया है अपने यहाँ। ठीक है, तो जब भारत ने आधार वर्ष को कहा 2013 की जगह भारत ने कहा हम आधार वर्ष 2019 मानेंगे, क्योंकि 2013 में हमारे यहाँ टैरिफ बहुत कम था, कीमत बहुत कम थी। 2013 के बाद 2019 तक भारत ने टैरिफ बढ़ाया है। तो भारत ने कहा कि हम मुक्त व्यापार में जो टैरिफ है जो स्थिर रखना है वो हम 2019 के अनुसार के टैरिफ देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 2013 में टैरिफ बहुत कम थे, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा उससे। तो इसमें भी सहमति नहीं बनी, तो जिससे भारत शामिल नहीं हुआ। इसके अलावा भी है कि भारत, देखिए भारत वस्तुओं का निर्यात तो कर नहीं पाया। भारत के ज़्यादातर क्या है, सेवा निर्यात करता है। भारत के आप देखो ना कितने लोग बाहर काम करते हैं। तो भारत की इच्छा ये थी कि इस समझौते में श्रमिकों और सेवा क्षेत्र के नियमों में ढील दी जाए, ताकि यदि हम वस्तुओं का निर्यात नहीं दूसरे देशों में कर पा रहे तो हम अपने श्रमिकों का निर्यात कर सकें, श्रमिकों अपने लोगों की सेवा को निर्यात कर सकें। तो इस समझौते की एक समस्या क्या है, ये सिर्फ वस्तु निर्यात पे बल देता है, वस्तुओं के लिए ज़्यादा फोकस है, सेवा और श्रमिकों के निर्यात में ज़्यादा फोकस नहीं। और भारत का अभी के परिदृश्य में देखा जाए तो भारत वस्तुओं का निर्यातक नहीं है, भारत सेवाओं का निर्यातक है। भारत के पास जो जनसंख्या लाभांश है उसका फायदा उठाना चाह रहा है। भारत ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को तैयार करके, स्किल प्रदान करके दूसरे देशों में भेजना चाह रहा है। तो इसके बारे में इसमें कमजोर प्रावधान है। तो भारत के लिए ये भी एक नकारात्मक था और भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। और एक और कारण है, भारत का चीन के साथ आपको मालूम है सीमा विवाद है, और चीन इसका नेतृत्व भी कर रहा है। चीन ही सबसे बड़ा विनिर्माण का हब है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद चीन को ही बेचने वाला है इन देशों में। तो भारत ने कहीं से कहीं
भारत को मतलब ये भी उचित नहीं लगा कि जिसके साथ सीमा विवाद है हम उसके साथ फिर इस तरह के समझौते करें। तो चीन के साथ भारत का जो सीमा विवाद है ये भी कहीं ना कहीं भारत को शामिल ना होने के कारणों में गिना जा सकता है। अब भारत इसमें शामिल तो नहीं हुआ, तो भारत अब क्या करे? यदि भारत शामिल नहीं हुआ तो भारत के सामने क्या ऑप्शन है, भारत को आगे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला जरूरी है कि यदि भारत इसमें शामिल नहीं हुआ तो भारत को इस समझौते से बाहर रह के भी अलग अलग देशों से अपना एक एक देश से मिलकर द्विपक्षीय व्यापार समझौते करने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए इसमें शामिल नहीं हुआ तो भारत अलग से म्यांमार से मिले, इंडोनेशिया से मिले, मलेशिया से मिले, सिंगापुर से मिले, जापान से, कोरिया से, ऑस्ट्रेलिया से, सभी देशों से अलग अलग मिले और अपने अपने स्तर पे अलग अलग उनसे समझौते करे व्यापार के। ठीक है, और अपने व्यापार को बढ़ाए, निर्यात बढ़ाने पर विशेष जोर देना। अब भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भारत निर्यात बहुत कम करता है, भारत आयात ज़्यादा करता है, इसलिए भारत को इस समझौते से नुकसान होने का डर है। तो भारत को कोशिश करनी चाहिए कि अब वो ऐसे मेजर अपनाए अपने देश में कि भारत भी निर्यात करे, भारत में भी निर्माण हो, सामानों को उत्पाद भारत में भी हो और ऐसा हो कि जो वैश्विक लेवल में वो कंपटीशन करने में सक्षम हो। ठीक है, तो निर्यात भी बढ़ाए और निर्यात की विविधता भी बढ़ाए। एक ही प्रकार के सामान नहीं कि एग्रीकल्चर उत्पाद, दुग्ध उत्पाद बेचने में लगा रहे और विनिर्माण क्षेत्र में ध्यान न दे। तो पहली बात तो द्विपक्षीय समझौते करे अलग अलग देशों से व्यक्तिगत रूप में जाकर, निर्यात बढ़ाए, निर्यात में विविधता बढ़ाए, यानी विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स सामान भी उत्पादन करे। ठीक है, डेली यूज के भी आए। अब जैसे आप चाइना को देखो, छोटे से छोटे खिलौना से लेके बड़ी से बड़ी मशीनों तक के सामान वहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरह भारत को भी करना चाहिए कि सिर्फ एक दो इंडस्ट्री में ध्यान नहीं देना, हर क्षेत्र में ध्यान देके निर्यात की विविधता को बढ़ाने में ध्यान दे। विश्व के बाजारों में विश्व के उभरते हुए बाजार है उनमें निर्यात बढ़ाने की कोशिश करें, ना सिर्फ इन्हीं कंट्री में, आसियान और जो 5 देश हैं सिर्फ इसमें फोकस ना करें, विश्व के अन्य देशों में भी ध्यान दें जहां भी बाजार बढ़ रहे हैं, चाहे वो अफ्रीकी देश हो या अन्य जिन क्षेत्रों में लगे कि हमारे सामान की खपत हो सकती है, हमारा सामान कंपटीशन कर सकता है, उन क्षेत्रों में भारत को निर्यात करने की जरूरत है। यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को भी मजबूत करने पे, अब इसमें यूरोपीय संघ तो शामिल है नहीं है, अमेरिका भी शामिल नहीं है, तो भारत को इन देशों में फोकस करना चाहिए और अपने उत्पादों को यहाँ पे निर्यात करने की कोशिश करनी चाहिए, इनके साथ अलग अलग समझौते करने चाहिए ताकि इसके यदि कोई जो नकारात्मक प्रभाव है शामिल ना होने के तो वो सामने ना आए। बिमस्टेक जैसे कंट्री, जैसे बांग्लादेश हो गया, अपने जो भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है, उनसे क्या करें, इनके माध्यम से जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक है, उनके माध्यम से अपने आप के जो समझौते हैं, जो अपना निर्यात है बढ़ाने की कोशिश भारत को करनी चाहिए। यानी सिर्फ ऐसा नहीं कि आसियान प्लस जो 5 हैं उनमें भारत शामिल नहीं हुआ तो भारत के पास कोई ऑप्शन, भारत के पास बहुत ऑप्शन है। जो अन्य क्षेत्रीय संघ है, यूरोपीय संघ हो गए, अमेरिका हो गया, बिमस्टेक हो गया, इसके अलावा भी अलग अलग देशों से जाके द्विपक्षीय समझौते करें और अपने निर्यात को और अपने व्यापार को बढ़ाए और अपने देश की जो चिंताएं हैं उनको भी ध्यान में रखें। यदि अब हम निष्कर्ष की बात करें कि भारत को क्या फायदे हुए, भारत को क्या नुकसान हो सकते हैं, भारत शामिल होता तो क्या फायदे हो सकते थे, और भारत यदि शामिल नहीं हुआ तो भारत के सामने और क्या ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। ठीक है, तो अब हमें बात करनी है कि अब निष्कर्ष में